अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम आपका आज की हमारी न्यू वीडियो में, जो कि एक Q&A सेशन है। वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, फॉर सेज टीम टाइगर ऑफिशियल के चैनल पर। ठीक है, यहाँ पर आज का जो हमारे पास टॉपिक है, आज की डिस्कशन है जो हमारे पास, वो है हमारे पास Q&A सेशन। बहुत सारे लोगों के सवालात थे और बहुत सारे लोगों के जवाबात देने थे। कुछ लोग एक्सपर्ट थे और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था सवालात को लेकर, एनएफटी को लेकर, टीम मेकिंग को लेकर, टीम कैसे बनाई जाए उसको लेकर, और बहुत सारे जो सवाल थे उनके जवाबात देने थे। तो आज के दिन मैंने कुछ सवालात इकट्ठे किए हैं। आप तक ये वीडियो तकरीबन भी 11 से 11:30 तक पहुंच जाएगी। जिस मेंबर ने भी देखनी हो वो इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, चले अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर, जो मैंने क्वेश्चंस नोट किए थे। ओके, फॉर सेज इंट्रो। सबसे पहले इस क्वेश्चन पर आते हैं कि सर हमें फॉर सेज का थोड़ा बहुत इंट्रो बता दें कि जो हमारे पास फॉर सेज है वो हम उसको अगले मेंबर की तरफ इंट्रोड्यूस कैसे करें। यहाँ पर मैं एक और ऐड करना चाहूँगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ डीलिंग। ठीक है, आज के दिन मैं आपको डीलिंग भी बताऊंगा। एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। अच्छा, फॉरसेज इंट्रो। जब भी आप किसी मेंबर से बात कर रहे होते हैं ना, उसको इंट्रो देनी होती है आपने, तो सबसे पहले आप करते क्या है, आप ये करते हैं कि फॉरसेज के बारे में उसको थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब वो कैसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या तरीका होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का और कैसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉरसेज इंट्रो में आप अगले मेंबर के इंटरेस्ट के साथ खेलेंगे, उसको बताएंगे कि फॉरसेज, पहले तो उसको दो तीन मुश्किल लफ्ज़ बोल देंगे कि फॉरसेज इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट विच इज़ बेस्ड ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डिप्लॉयड ऑन ब्लॉकचेन। अब ये जो तीन लफ्ज़ मैंने बोले हैं ना, उसको तो नहीं समझ आएगी, ये मैं बता दूंगा कि ये क्या मतलब है। ठीक है, इन तीनों लफ्ज़ों के मतलब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसको आपने इस तरह बोलना है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास आगे के इंट्रो की। आपने फॉरसेज के मेंबर्स में पता है क्या बताना है आपने, आपने बताना है कि सर फॉरसेज एक ऐसी कंपनी है जो कि कभी बंद नहीं हो सकती। क्यों नहीं बंद हो सकती? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। अब ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कभी भी सेंट्रलाइज नहीं हो सकता, कभी बंद नहीं हो सकता। ऐसा कोई सेंटर नहीं होता, ऑनर नहीं होता, सीएमडी नहीं होता। इस तरह इसका आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया, थोड़ा फास्ट बताया, आप वीडियो को स्टॉप करके भी आगे देख सकते हैं। ठीक है, फॉरसेज इंट्रो में आगे आप क्या बताएंगे? ठीक है, आप ये बताएंगे कि यहाँ पर जो अर्निंग आती है हमें फॉरसेज पर, हमें दो तरीक़ों से आती है। हमें एक आती है वर्किंग, एक नॉन वर्किंग। अगर आप अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट बनाने पर भी आपको अर्निंग होगी। वो कैसे होगी कि आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। आपकी टीम में जो भी काम हो रहा होगा उसकी अर्निंग आपको मुफ्त में आएगी। आप पता क्या करें, फॉरसेज में हर कोई बंदा कमाने आता है, डॉलर्स कमाने आता है, तो सबसे पहले उसको नॉन वर्किंग के बारे में एक्सप्लेन करें। लेकिन नॉन वर्किंग के बारे में पहले एक्सप्लेन करें, लेकिन वर्किंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, वर्किंग को लेकर ज़्यादा अच्छे से चले। समझ गए आप मेरी बात? अच्छा, अब फॉरसेज नॉन वर्किंग के बारे में हम प्लान की बात करते हैं कि फॉरसेज नॉन वर्किंग। मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉरसेज इंट्रो क्या है, कि आपने अगले मेंबर को बताना क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले ये तीन वर्ड बताएं, डिसेंट्रलाइज, ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये तीन चीज़ें बताएं। उसके बाद आप उसको बताएं कि आपके पास जो फॉरसेज है इसमें दो तरीक़ों से अर्निंग होती है, एक होता है वर्किंग और एक होता है नॉन वर्किंग। सबसे पहले नॉन वर्किंग का बताएं कि नॉन वर्किंग क्या होता है, क्योंकि उसको x3 x4 बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो इसमें इंटू नहीं हो जाएगा, जब तक वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो अभी हम फॉरसेज इंट्रो के बारे में सिर्फ इतना ही बताएं कि इसके अंदर वर्किंग क्या होती है। अगर हमसे दोबारा कोई और सवाल करे तो तब आप समझ लें एक पॉजिटिव पॉइंट की तरफ कि वो इंटरेस्ट ले रहा है। फिर आप यहाँ पर अर्निंग प्लान्स डिस्कस कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पर आईडीज़ भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉरसेज इंट्रो में जब आप नॉन वर्किंग प्लान के बारे में बात करेंगे, आप इस तरह उसको बताएंगे कि ये एक ऐसा प्लान है जहाँ पर हमें नॉन वर्किंग आती है। अब ये नॉन वर्किंग कैसे आती है कि हम एक एक्टिव अपलाइनर के अंदर अटैच हो जाते हैं, और एक एक्टिव अपलाइनर जब वो वर्क करता है तो हमें अर्निंग आती है। ठीक है, जब एक एक्टिव अपलाइनर हमारा वर्क कर रहा होता है तो हमें उसकी तरफ से भी अर्निंग आती है। अब जो एक्टिव अपलाइनर होता है ना, उसकी तरफ से स्लो अर्निंग आती है, कभी आती है कभी नहीं आती। आपको 6 महीने में भी क्या पता ना आए, क्या पता आपको अगले 5 मिनट में आ जाए। तो ये चीज़ होती है, ये हमारे ऊपर नहीं डिपेंड करता है कि हम आपको कब तक देंगे, इस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। कहते साथ ही
उसको स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, एक कुछ ऐसे अकाउंट्स के अपने पास कुछ ऐसे अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट रखें। अगर आपने टीम मेकिंग करनी तो अपने पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्सेज के मुतालिक रखें, ठीक है। आप अपने पास रखते नहीं इन्फॉर्मेशन और फिर बाद में शिकायत कर रहे थे कि सर जी हमने कैसे करना है कैसे करना है कैसे करना है, तो आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे करना है, ठीक है। अपने पास इन्फॉर्मेशन रख के। अच्छा, अब हम उसको कुछ आईडीज ऐसी शेयर करेंगे जिनकी जीरो टीम है लेकिन अर्निंग 60 लाख है, 70 लाख है, 4 लाख है, 50 लाख है, इस तरह उनको आईडीज दिखाएंगे, ठीक है। सारा कुछ करने के बाद जब वो आईडीज देख लें, मुतमईन हो जाए नॉन ब्रेकिंग से, तो फिर हम उनको बताएंगे वर्किंग। फिर वर्किंग के फ़ायदे की तरफ लेकर आएंगे। ये सारा कुछ फॉरसेज इंट्रो में आपने बताने कि अगर हम इंट्रो दे रहे होते हैं फॉरसेज का, तो हम कैसे दे सकते हैं। उसको वर्किंग के बारे में बताएं, ठीक है, उसके नॉन वर्किंग के बारे में बताएं, फिर उसको वर्किंग के बारे में बताएं, फिर उसको बताएं कि जो वर्किंग होती है ना वो सारी होती है हमारे हाथ में। हमें सारा कुछ पता होता है कि वर्किंग से हमें कितनी अर्निंग आनी है कितनी नहीं आनी है, हमें टोटली तौर पर इसका गाइड होता है, हमारे इख्तियार में होता है कि हमें कब अर्निंग आनी कब नहीं आनी। नॉन वर्किंग का नहीं पता होता हमें, ठीक है। उसको वर्किंग के बेनिफिट्स बताएं, सारा कुछ डिटेल उसके साथ गाइड करें, उनको कुछ ऐसे अकाउंट्स दिखाएं जो वर्किंग से सबसे पहले उसको छोटे से छोटा अकाउंट दिखाएं, फिर उसको बड़े से बड़ा अकाउंट दिखाएं। जो हमारे शहजाद भट्टू साहब है उनका अकाउंट दिखा दें, तो ऐसे अकाउंट्स अपने पास सेव रखें। अब अगली बात, फोर्सेज बेसिक्स। अब फोर्सेज बेसिक्स में क्या चीज़ें आ जाती है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें आती है डिसेंट्रलाइज, ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्किंग नॉन वर्किंग, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कि हमने इसमें फॉरसेज के इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉरसेज बेसिक्स कि फॉरसेज बेसिक्स होते क्या है। अब जब नेक्स्ट स्टेप पे बंदा आता है ना फॉरसेज बेसिक्स के ऊपर, ठीक है, तो उसको ये समझने की ज़रूरत होती है कि जो हमें वर्किंग एंड नॉन वर्किंग आती है वो कहाँ से आती है। उसको ये तो पता चल गया कि वर्किंग एंड नॉन वर्किंग हमारे पास आती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमारे पास कहाँ से आती है, ठीक है। तो आपने उसको ये एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पर हम क्या एक्सप्लेन करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं कि हमने फॉरसेज बेसिक्स के बारे में बताना क्या है। फॉरसेज बेसिक्स के बारे में बताना है हमने X3 with X4 with ट्रिपल एक्स with X गोल्ड। अब हमने X गोल्ड के अंदर उसको क्या बताना है, एक्स ट्रिपल एक्स के अंदर उसको क्या बताना है, X4 में X3 में, इन सब चीज़ों में हमने उसको क्या बताना है, ये अब आप लोग सुन लें। देखें, अब वो अर्निंग करने आया है ना, जब फॉरसेज इंट्रो से अगला वो स्टेप लेगा फॉरसेज बेसिक्स के ऊपर, तो आपने फिर उसको उसके इंटरेस्ट लेवल से नहीं डील करना, आपने फिर उसको नेशनल लेवल से डील करना है कि अब वो फॉरसेज बेसिक्स का पर्सन है। फॉरसेज बेसिक्स में सिर्फ वो आते हैं जो कि ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है। अब आप उसको कैसे गाइड करेंगे, आप उसको X3 में बताएंगे सबसे फास्टेस्ट मेथड है और इसमें डायरेक्ट अर्निंग आती है, इसमें नॉन वर्किंग नहीं आती। उसके बाद आप उसको बताएंगे X4 में किस तरह अर्निंग आती है, किस तरह रिसाइकल होता है, क्या अर्निंग आपके अपलाइनर को जाती है, कौन सी अर्निंग आपकी टीम को जाती है। उसके बाद ट्रिपल एक्स गोल्ड बताएंगे, टोटली तौर पर नॉन वर्किंग स्लॉट्स है, इस तरह आती है इस तरह आती है, ऐसे होता है ऐसे होता है, सारा कुछ आप बताएंगे ये फॉरसेज बेसिक्स के अंदर। और फॉरसेज बेसिक्स में सिर्फ यही 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैं टिक कर लेता हूँ। चलें ये हो गया, ठीक है, इसको मैंने टिक कर लिया। आपको फोर्सेज बेसिक्स के बारे में भी बता दिया, इसको भी मैं कर लेता हूँ टिक। अब अगले जो चीज़ है हमारे पास वो है डिसेंट्रलाइज। अब जो डिसेंट्रलाइज है मैं कहता हूँ उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका कोई सेंटर नहीं होता। अब ये बात हमारे पास बहुत बड़ी बात है, अगर हम इसको समझे ना तो ये बात हमारे पास बहुत बड़ी बात है। वो कैसे, फोर्सेज एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज को हमें समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद सेंट्रलाइज को हमें समझना पड़ेगा, और हमें समझना पड़ेगा डिसेंट्रलाइज के क्या फ़ायदे हैं, सेंट्रलाइज के क्या नुकसान है। मैं यहाँ पर सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज से याद आया, मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन ऐड करूँगा, हलाल और हराम।
ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये इशू था हलाल और हराम। मैं ये वाला भी क्वेश्चन ऐड करता हूँ अभी वीडियो के अंदर, मुझे सॉरी बाद में पहले याद नहीं रहा। अच्छा, डिसेंट्रलाइज एक ऐसा प्रोजेक्ट, पहले मैं डिसेंट्रलाइज को एक्सप्लेन करता हूँ। डिसेंट्रलाइज पहले ऐसा करते हैं, सेंट्रलाइज को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें फिर डिसेंट्रलाइज की अहमियत नहीं हमें पता चलेगी। ठीक है, सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसका एक ओनर होता है, और वो ओनर हमें प्रोवाइड करता है कमीशन। 2 पॉइंट्स बताए। सेंट्रलाइज एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि हमें कमीशन प्रोवाइड करता है, और उसका कोई ना कोई ओनर होता है। अब इसके क्या नुकसान है? एक तो कमीशन प्रोवाइड करने के नुकसान है कि आप किसी बंदे के लिए वर्क कर रहे हैं, और आप उसको बंदा ला कर दे रहे हैं, आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, और वो आपको चूंगा निकाल के 10%, 20%, 30% दे देता है, और आप उसी में खुश हो जाते हैं। बिल्कुल भी अब आइंदा के बाद से ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, सबसे पहली बात, डिसेंट्रलाइज हमने किस तरह एक्सप्लेन किया कि सॉरी, सेंट्रलाइज हमने इस तरह एक्सप्लेन किया कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि जिसका कोई ऑनर होता है और साथ वो हमें कमीशन देते हैं, इज कॉल्ड सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पर ऑनर होना और कमीशन मिलना क्या नुकसान है? सबसे पहले ऑनर हमारे अकाउंट्स के ऊपर नजर रखता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो हमें जॉब पर रखता है। ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, इस तरह का हिसाब है। अब सेंट्रलाइज और जॉब, क्या मकसद है कि वो जो कंपनीज होती हैं, मैं ले लेता हूँ फॉरएवर कंपनी, वो पर्सन्स को हायर करती है ना, तो वो जॉब पर हायर करती हैं। हायर एट कंपनीज होती है ना, जो लोगों को हायर करती हैं, वो भी एक सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, सेंट्रलाइज कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो हम एक और बात कि सेंट्रलाइज कंपनीज हराम होती है, जो कि सेंट्रलाइज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं वो हराम होती है। ठीक है, जो कि फॉरएवर कंपनी है वो टोटली तौर पर हराम है। ठीक है, हम उसको बिल्कुल ही हम उसको लीगल नहीं कह सकते। लीगल तो चले बाद में आता है, हम उसको टोटली तौर पर हलाल नहीं कह सकते, वो टोटली तौर पर हराम है। ठीक है, सेंट्रलाइज कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि हमें कमीशन पर रखती है, और हमें प्रोडक्ट्स देती है कि हमने खुद भी खरीदनी है, साल में 2-3 और आगे भी सेल करनी है, तो टोटली तौर पर हराम होती है। ठीक है, उन आइटम्स का भी हमारी डेली लाइफ में कोई यूज नहीं होता। और अब डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं। ठीक है, और सेंट्रलाइज में ऐसा भी होता है कि हमारे पास ना जो कंपनी होती है वो कभी भी भाग सकती है। फॉरएवर कंपनी है ना, जब तक उसका प्रॉफिट करके दे रहे हैं आप, वो चलती रहेगी, जब उसका प्रॉफिट नहीं करके देंगे वो भाग जाएगी। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट क्या होता है? डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसका ना कोई ऑनर, ना कोई सीएमडी, ना कोई एमडी, कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो होता क्या है? आप लोग ये सोच रहे हैं होता कौन है? इसका कोई भी नहीं होता, इसका होता है ब्लॉकचेन। ये खुद अपने सिस्टम पर वर्क करता है, इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी ऑनर की, ना किसी की ऑथेंटिकेशन की, ना किसी की वेरिफिकेशन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को। एक प्रोजेक्ट जो डिसेंट्रलाइज है बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होता है, ना उसको कोई हैक कर सकता है, ना उसको कोई बंद कर सकता है। इससे क्या हमें वाज़ेह होता है कि हम जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो बिल्कुल ही हमारी कभी भी ज़ाया नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जो कि देखा जाए तो हमारे पास हलाल है। ठीक है, जो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं वो हलाल होते हैं। ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं बिल्कुल ही तौर पर हलाल होते हैं, क्योंकि उसमें ना हमें कोई प्रोडक्ट्स दी जाती हैं कि कंपनी की तरफ से, ना हमें जो होता है कि किसी को कमीशन मिलता है। यहाँ पर हम अपने बॉस हैं, हम अपने बिजनेसमैन हैं, हमारे पास एक टोटली तौर पर बिजनेस है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसका ना कोई ओनर होता है, ना कोई सीएमडी होता है। ठीक है, हमने इसको भी कर दिया एक्सप्लेन। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ आया तो आप एक दो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। पहले मैंने सेंट्रलाइज को बताया और उसके नुकसान बताए। सेंट्रलाइज एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि एक ओनर के हाथ में होता है, वो जब तक चाहे चलाएगा, जब तक चाहे भाग जाएगा। डिसेंट्रलाइज एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि किसी ओनर के हाथ में नहीं होता, वो खुद रन कर रहा होता है, और जो खुद रन हो रहा होता है वो कभी भी नहीं कहीं जाता। ठीक है, अब ब्लॉकचेन, मैं इसको थोड़ी आसान अल्फाज में आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ बनने वाले कनेक्शन को हम ब्लॉकचेन का नाम देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आसान अल्फाज में बता देता हूँ। एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ जो कनेक्शन बनता है क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में, ऑनलाइन करेंसी की फॉर्म में, बिटकॉइन की फॉर्म में, जो मैंने मिसाल के तौर पर मैंने अपने पर्सन को शेयर किए और हमारा जो कनेक्शन बना, उसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है और न्यू पर्सन्स को नहीं समझ आएगी, तो मैं हर किसी को समझाता हूँ ऐसे ही।
ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे पास बिल्कुल तौर पर जो है कनेक्शन बनने से होती है। मिसाल के तौर पर मैंने अपने पर्सन को ऑनलाइन कनेक्शन बनने से फॉर्म में आती है, और ये जो ब्लॉकचेन होती है वो बिल्कुल ही तौर पर सिक्योर होती है और कोई भी इसको हैक नहीं कर सकता। उसके बाद ब्लॉकचेन को भी मैंने कर दिया, ठीक है, ब्लॉकचेन भी ख़त्म हो गया। अब हमारे पास क्या अगला प्रोजेक्ट है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि इफ एंड देन की सिचुएशन पर बेस करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक बिल्डिंग बनवाता हूँ ना, उस बिल्डिंग का बनवाने का जो एक्सपेंस होगा ना, मिसाल के तौर पर मैंने एक बिल्डिंग बनाई ना, ठीक है, उस बिल्डिंग का बनाने का जो एक्सपेंस है, ठीक है, वो तो मैं पे करता रहूँगा, लेकिन उस बिल्डिंग बनेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। इससे क्या हमें बात पता चली कि इफ द बिल्डिंग इज फॉर्म्ड देन माई प्रॉफिट विल बी मेक। क्या बात है? पता चली कि अगर हमारी बिल्डिंग बनेगी तब जाके हमें प्रॉफिट शुरू होगा। फॉरसेज भी एक ऐसा ही प्लान है कि जब हमारी पर्सन की ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, देखें, अगर लैंड कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए ना, लैंड कॉन्ट्रैक्ट वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, बिल्डिंग बनेगी तो वो होगा। अगर क्रिप्टो करेंसी फॉर्म में बात की जाए ना, तो क्रिप्टो करेंसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तो हम इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ हमने समझा दी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। चले अगला जो है सवाल, हलाल था या हराम, जो कि फोर्सेज है, बिल्कुल ही एक तौर पर डिसेंट्रलाइज कंपनी है, जिस तरह मैंने बताया, जिसका ना कोई ऑनर होता है और ना वो हमें कमीशन पर रखती है और ना हमें कहती है कि प्रोडक्ट्स आगे सेल करो, ठीक है। तो ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स जो हमें किसी भी किस्म की शर्तें नहीं रखता हमारे लिए। हाँ, शरीयत के मुताबिक अगर हम देखा जाए ना, मैंने आपको पहले ये लफ्ज़ नहीं समझाया था, अगर शरीयत के मुताबिक देखा जाए तो एक ऐसा लफ्ज़ जो कि बिल्कुल तौर पर शर्त नहीं रखता हमारे लिए, कभी भी हराम नहीं हो सकता। अब जो सूद वाले पर्सन होते हैं ना, वो ये शर्तें रखते हैं जिस वजह से हराम हो जाता है, ठीक है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारे लिए शर्तें नहीं रखता वो बिल्कुल भी हराम नहीं होता, ठीक है। तो फोर्सेज हमारे लिए बिल्कुल तौर पर हलाल है, हमारे लिए टोटली तौर पर हलाल है, हमें किसी भी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर काम करते हैं। देखें, ईगल टीम की जो मेंबर है वो पिछले दिनों मेरे ख्याल से उम्रे पे गई थी या हज पर गई थी, वो उम्रा अटेंड कर रही थी, ठीक है। फोर्सेज अल्लाह अगर यहाँ पर हराम कमाया होता ना, कभी भी हराम की कमाई से अपने घर ना बुलाता है, ठीक है। इतनी पाक जगह वहां पे हराम लोगों को जाना भी, जिनके पास पता नहीं करोड़ों होते हैं, एक दिन में जो 1 करोड़ कमा रहा होता है, वो उसको भी अल्लाह तौफीक नहीं देता। तो जहां पर हम कुछ गिने चुने अफराद होते हैं जो कि फोर्सेज पर काम कर रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं, ठीक है, तो वो उम्रा करने जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे ही जाहिर होता है कि यहाँ पर जो अर्निंग हो रही है वो हलाल है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी हराम अर्निंग वाले को अपने घर नहीं बुलाएगा, ठीक है। तो इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे आती है डीलिंग। अब ये वाला सेशन है हमारे पास टीम मेकिंग का, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे पास आती है डीलिंग। डीलिंग अब कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे मेंबर्स का इशू आ रहा है कि डीलिंग भाई हमें बता दो, बता दो, बता दो। किसी मेंबर से मेंबर नहीं जुड़े, किसी को डीलिंग नहीं आ रही, किसी को कुछ नहीं हो रहा, किसी को कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, आपका भाई आपके साथ है, ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेनी। बात ऐसी है कि जो डीलिंग होती है वो कैसे कर सकते हैं एक न्यू पर्सन के साथ। मिसाल के तौर पर मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, ठीक है, मेरा मार्बल का बिजनेस है और उसके बाद मैं फोर्सेज पर भी काम करूँ। ये मिसाल नहीं है, ये रियल में ही है। मैं मार्बल का बिजनेस करूँ तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा तजर्बा है डीलिंग के बारे में, क्योंकि मैंने मार्बल में आके सबसे पहले डीलिंग ही सीखी थी, ठीक है। और डीलिंग भी एक मुकम्मल तौर पर सीखने की चीज़ है, आप लोगों को ऐवी बैठे बैठे नहीं आएगी। ये एक सीखने की चीज़ है, सीखने की चीज़ है। तो बैठे बैठे नहीं आएगी आप लोगों को। अब डीलिंग जो है हमारे पास वो कैसे कर सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पर्सन आ जाता है, अभी मेरे पास सामने एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, उसने मुझसे पहला सवाल किया कि अस्सलाम वालेकुम। मैं उसको बताऊंगा वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। अब
सबसे पहले हमारा क्या काम होना चाहिए कि हम उसके साथ थोड़ा-सा फ्रैंकली हो जाएँ, ठीक है? मैं डीलिंग बताऊँगा नहीं वर्ड टू वर्ड कि कैसी करनी है, कैसी नहीं, वर्ड टू वर्ड तो आपको मैं नहीं घोल के पिला सकता, मैं आपको कांसेप्ट दूँगा, उस कांसेप्ट के मुताबिक आप लोगों ने अपनी डीलिंग तैयार करनी है, ठीक है? सबसे पहले डीलिंग करते हुए आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो आपके पास मेंबर आया है, वो आपसे टोटली तौर पर जो है फ्रैंक रहे, ताकि वो आप जो उसको बता रहे हैं क्वेश्चंस पूछ सकें। क्या मतलब था इसका? कि अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी के पास जाता हूँ ना और मेरे साथ रूड बिहेवियर में बात करता है या सख्त बिहेवियर में बात करता है या मेरे साथ सीधी-सीधी बात करता है, तो उससे सवाल नहीं पूछूँगा, मैं कहूँगा यार पता नहीं, मैं बस नहीं दिल कर रहा मेरा, मेरा इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़ है कि हम अगर चाहते हैं ना कि हमारे पास वो पर्सन जुड़े, तो हमें उससे फ्रैंकली होना पड़ेगा, ठीक है? उसको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, उसका कनेक्शन अपने साथ बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? तो ऐसे बनेगा कि हमारे पास अगर हम देखें ना डीलिंग को, तो मैं कैसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि मैं मेरे पास पर्सन आता है, अस्सलाम वालेकुम, अब तक जितने भी मेंबर मैंने डील किए सारे के सारे उन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया, जिसको मैंने मैसेज किया उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा, मेरा पर्सन जुड़ चुका है, ठीक है? डीलिंग, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, यस सर, मोस्ट वेलकम, क्या आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं? ये मेरी तरफ से मैसेज है, जो पहले मैं ये डील कर रहा हूँ ऐसे ऐसे पर्सन को जिसने मुझे मैसेज किया, ठीक है? एक ऐसे पर्सन को जिसने मुझे मैसेज किया। अब उस पर्सन को मैं क्या मैसेज कर रहा हूँ, जी, जी, मोस्ट वेलकम सर, क्या आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं? अगला बोलेगा जी ज़रूर सर, मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, ठीक है? तो उसको कहूँगा, उससे पूछूँगा सर क्या आपने पहले कभी ऑनलाइन वर्क किया है? ठीक है? इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने पहले कभी ऑनलाइन वर्क किया है कि नहीं। ये मैंने क्यों पूछा? बाज़ औक़ात मेंबर्स आते हैं फॉरएवर कंपनी से, बाज़ औक़ात मेंबर्स आते हैं फॉरसेज से किसी और मेंबर को छोड़कर, ठीक है? तो हमारे लिए पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम उनको उनके मुताबिक डील कर सकें। अब मेरे पास एक मेंबर आया हुआ है, बल्कि 3 मेंबर्स मेरे पास ऐसे हैं जो किसी को छोड़कर आए हैं, क्योंकि वो जो है उनको अर्निंग करना नहीं सिखा रहे, उनको बता नहीं रहे। देखिए आपके पास जो टीम है वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने सिखाना ज़रूरी है, ठीक है? अब वो जो मेंबर्स हैं वो मेरे साथ भाग के आए हैं, तो मैंने उनसे पहले पूछा कि आप जो है किस तरह जो क्या कहते हैं, क्या करते हैं आप, ऑनलाइन वर्क किया है आपने पहले कभी? तो उन्होंने मुझे कहा, एक ने कहा मैं फॉरएवर कंपनी में काम करता रहा हूँ, ठीक है? और दूसरे ने मुझे कहा कि फॉरसेज में काम करता रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ है। इमरान हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने कहा था मेरे साथ धोखा हुआ है कि मेरा एक मेंबर था, मैंने अपने अपलाइनर के पास भेजा और उन्होंने जो है अपने साथ ज्वाइन करा लिया। देखें, मैं बहुत बड़ी बात वाले हूँ कि आपका जो डाउन लाइन में होता है ना, वो एक पैदा हो रहा सितारा होता है, ठीक है? अब आपने उसको दबाना है या आगे लेकर जाना है, वो आपका काम है, ठीक है? अगर आप शॉर्ट टर्म अर्निंग करना चाहते हैं ना, आप अपने मेंबर्स को बोलो कि मैं सिखाऊँगा और उनको अपने साथ जॉइन करा लो। अगर आप बनना चाहते हैं ना, इंज़माम सर बनना चाहते हैं, सर अमतज़ कल्लू बनना चाहते हैं और सर शहज़ाद भट्टू बनना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको अपने पर्सन्स के पर्सन को भी सिखाना पड़ेगा, ठीक है? आपको उनको डील करना पड़ेगा, आपको उनकी आईडी के साथ जॉइन कराना पड़ेगा, आपको उनकी पेमेंट रिसीव करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको ऐसे-ऐसे काम करने पड़ेंगे। जो आपका मेंबर होता है ना, वो आपके पास पूरा एक भरोसा रख के, पूरा एक यकीन रख के आपके पास आता है, ठीक है? तो आप उसका अगर यकीन खराब करेंगे, तो आप उससे किसी अच्छे की उम्मीद ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है? तो ये चीज़ है कि अपने मेंबर का ख़्याल रखा करें, अपने मेंबर्स को सँभाल के रखा करें, मुकम्मल ज़िम्मेदारी लिया करें। अगर आप जॉइन कराने की ज़िम्मेदारी लेते हैं, अगर आप $5 या $10 उनसे अर्निंग की ज़िम्मेदारी लेते हैं ना, तो सिखाने की भी ज़िम्मेदारी लिया करें। बिल्कुल भी आप लोग नहीं सिखाते, ना आप लोग टाइम देते, जिस वजह से आप लोग की टीम भी नहीं बन पाती, ठीक है? डीलिंग, अब बाकी का जो है मेरे पास पर्सन आया, मैंने उससे पूछा कि आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं? वो कहता है जी, जी सर करना चाहते हैं। ओके, आपने पहले कभी कोई ऑनलाइन वर्क किया है? उसने मुझे कहा कि जी सर मैं फॉरएवर कंपनी में काम करता था। ठीक है, आप काइंडली मुझे अपनी नेम, एज, क्वालिफिकेशन या जो आपने पढ़ा हुआ है वो, और साथ मुझे अपनी सिटी बता दें ताकि मैं आपका नाम भी सेव कर लूँ और आपको अपने ग्रुप में भी ऐड कर लूँ, फिर हम बाकी की डिस्कशन करते हैं, ठीक है? वो आपको नाम बताएगा, एज बताएगा, सिटी बताएगा, ठीक है? आपने उसका नाम सेव करके अपने जो सारा कुछ आपका है उसमें ऐड करके, ठीक है? आपने कर लेनी है उसको कॉल, ठीक है? आपने फिर कॉल करके उसको अपने साथ फ्री कराना है थोड़ा-सा कि आप किधर से हैं? अच्छा, अच्छा, लाहौर से हैं। हाँ, लाहौर में ये है, इमारत है, ऐसे है, वैसे है। अच्छा, तो ऐसी बात है, क्या करते हैं आप? आपकी एज क्या है? क्वालिफ़िकेशन क्या है? अच्छा, इधर से हैं आप, ये करते हैं, आप वो करते हैं। 5 मिनट की उसके साथ डिस्कशन करें, उसका माइंड फ्रेश करें। वो बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस में आकर बंदा आपको मैसेज करे कि पता नहीं मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। जो न्यू-न्यू पर्सन्स होते हैं ना, ऑनलाइन वर्क पे आ रहे होते हैं,
मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैंने कैसे करना है। मैं तो बल्कि कर भी नहीं रहा था, 1 हफ्ता पहले मेरे पास नंबर सेव रहा था, 1 हफ्ते बाद जाके मेरे किसी दोस्त ने मैसेज किया कि यार तुझे मैं हिम्मत देता हूँ, चल कर। 1 हफ्ते बाद मेरे किसी दोस्त ने जाके मैसेज किया और मुझे जो था रिस्पॉन्स फिर नहीं सही मिला, तो मेरा दिल टूट गया। सो मैं कभी ऑनलाइन वर्क में नहीं आया। फिर 1 साल बाद जाकर मुझे किसी दोस्त ने ऑन फोर्सेज को बताया और मैं फिर जॉइन हुआ, ठीक है? तो एक बंदा जो होता है ना, न्यू पर्सन, उसको थोड़ा अपने साथ ईज़ी कराने की कोशिश किया करें ताकि वो आपके साथ बात भी कर सके। हर कोई नहीं होता, कोई-कोई प्रोफ़ेशनल्स भी होते हैं, लेकिन कोई-कोई प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है? कॉल पर लें, उससे पूछें, उसके बाद फॉरसेज पर जो बंदा आता है ना, आपसे पहली दफ़ा कॉल पर होता है, सबसे पहले ही आते साथ उसको डिसेंट्रलाइज़, ब्लॉकचेन, स्मार्ट चेन, ये ना बताने शुरू कर दिया करें, इसका बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप लोगों को जो बताने का फ़ायदा है, वो ये बताएँ कि यार आपको ना मैं ऐसे-ऐसे अकाउंट्स दिखाऊँगा जहाँ पर अर्निंग बहुत-बहुत ज़्यादा है। 1-1 लाख रुपए दिन का कमाते हैं वो, महीने की बात नहीं कर रहा। 1-1 लाख रुपए दिन का कमाते हैं। ऐसी-ऐसी बातें करें, उनके साथ इंटरेस्ट के साथ करें, ठीक है? ताकि वो आगे बंदा आपसे सवाल भी करे, ठीक है? एक तो इसका ये फ़ायदा हो कि आपसे वो सवाल करेगा ईज़ी होकर, बिना डरे, और उसके बाद वो आपके साथ जॉइन भी कर जाएगा, ठीक है? और फिर आप उसको कॉल से हटाएँ, जब कॉल से हटेगा आप उसको स्क्रीनशॉट शेयर करें, आप उसको बताएँ ये देखिए मेरी अर्निंग इतनी हुई है अभी तक और ये इसकी अर्निंग इतनी हुई है, इसकी अर्निंग इतनी हुई है। फॉर्स एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है? उसके बाद वो कहेगा मैं आपको सोच कर बताता हूँ या बहुत ही जो है रिप्लाई कम करेगा, तो आपने बिल्कुल छोड़ देना है। डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी उसके लिए क्रिएट नहीं करनी, बिल्कुल ही तौर पर डिस्टर्ब उसको नहीं करना, ठीक है? मेंबर्स उकसा जाते हैं, जिनका भी थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ना होता, जो कह रहे होते हैं कि चलो मैं बाद में करूँगा, मेरे पास पैसे आने दो, ठीक है? तो वो मेंबर्स हमारे मैसेज बार-बार देखकर ना तंग आ जाते हैं, वो किसी-किसी से शर्म के मारे बात होती भी नहीं है, तो काइंडली इस तरह मैसेज बार-बार ना किया करें, ठीक है? ये डीलिंग होगी उन पर्सन्स के लिए जिनको मैसेज आते हैं, ठीक है? अब ये उन पर्सन्स के लिए है जिनको ने मैसेज करना होता है। कैसे करना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर, खैरियत से होंगे आप? खैरियो आफ़ियत से होंगे? अच्छा, वालेकुम सलाम। जी, जी सर, आप कौन? सर मेरे पास एक ऐसा मैं ऑनलाइन सर ऐसी बात कर लें कि सर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन वर्क है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं थोड़ा-सा भी ऑनलाइन वर्क की अर्निंग करने में, तो क्या मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ? अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज्वाइन कर जाना, नहीं तो ना करना। विथड्रॉ प्रूफ, उसको एक लंबा मैसेज अपना तैयार रखें, विथड्रॉ प्रूफ और विथड्रॉ अर्निंग के साथ सारा कुछ प्रूफ के साथ आप अगर ज्वाइन करना चाहेंगे तो कर लेना। ये जो बात होगी ना, उसको क्लिक करेगी माइंड में कि ये जो प्रूफ दे रहा है और अर्निंग हो रही है सारा कुछ, वो होते हैं कि जो कहते हैं नहीं मैं नहीं इंटरेस्टेड, और जो मेंबर कह दे ना कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसके बाद उसको क्या कहना है, उसके बाद उसको दिखानी है अर्निंग। उसको फोर्सेज के डैशबोर्ड का कुछ भी नहीं पता होगा, उसको कुछ भी नहीं पता होगा, उसको दिखानी है अर्निंग। देखिए सर, हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि फोर्सेज है जिसका नाम, और ये एक ब्लॉकचेन पर बेस करता है और डिसेंट्रलाइज है, जो कभी भी बंद नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये इसके अर्निंग्स हैं, आप देख लें, ठीक है? अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे बता दें तो हम तफसील से फिर बात करते हैं। वो कहेगा कि चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद आपने इसको मैसेज नहीं करना। उसको क्या करना है, उसको आपने कहना है कि अगर आप कहें तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ, हमारे हमारे पास ऑफ़िशियल्स ग्रुप है हमारे पास, तो मैं आपको उनमें ऐड कर देता हूँ। ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि आपको मेरा नंबर भी आसानी से मिल जाएगा और आपको डेली की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मिल जाया करेगी, ठीक है? आप इस तरह बताएँ और सुकून करें। बहुत सारे मेंबर्स को मैसेज करते हैं ना, इस तरह करें और सुकून करें। मैं कहता हूँ आपके साथ मेंबर्स जुड़ेंगे, ठीक है? ये डीलिंग है इस तरह। अच्छा, ये भी हो गया हमारे पास, डीलिंग भी मैंने आपको सिखा दी। अब आते हैं हम टीम मेकिंग पर। टीम मेकिंग, आय हाय हाय हाय! जितने क्वेश्चन मुझे टीम मेकिंग के आते हैं, क्या सारे क्वेश्चंस को हटा दूँ ना तो अकेला टीम मेकिंग सब पे भारी है, ठीक है? तो टीम मेकिंग कैसे करनी चाहिए? अच्छा, फॉर सेज पर टीम मेकिंग वीडियो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 30-31 मिनट की हो गई है। अच्छा, फॉर सेज पर टीम मेकिंग कैसे करनी चाहिए? फॉर सेज पर टीम मेकिंग यहाँ पर 3 तरीकों से हो सकती है। एक तरीका है हमारे पास अ, एड पोस्टिंग का, हम अकाउंट बनाएँ, पेज बनाएँ, जो भी करें, हम एड पोस्ट करें। एक तरीका है हमारे पास ये वाला, ठीक है? दूसरा तरीका कौन-सा है हमारे पास? दूसरा तरीका है हमारे पास 3 तरीके हैं टीम मेकिंग करने के। पहला तरीका कौन-सा है हमारे पास? एड पोस्टिंग का, कि हम एक अकाउंट बना लें इंस्टाग्राम और हमारे पास आता है फेसबुक। फेसबुक ज़्यादा सही रहता है, ठीक है?
लेकिन इंस्टाग्राम उससे भी अच्छा है, मैं आपको बताऊंगा, दोनों की खसूसियात बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहले टीम मेकिंग में, तो 3 तरीके आते हैं। सबसे पहले आता है ऐड पोस्टिंग, कि आप एक अकाउंट बना लें और उस अकाउंट में आप लोग मैसेज जो है रोज़ की रोज़ पोस्ट वगैरह शेयर करें, और बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम है तो फॉलो कर ले, नहीं तो अगर वो है फेसबुक है तो सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसीजर है कि आप लोग उधर जाए कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट को पोस्ट करें, ठीक है। वहां पर बिल्कुल भी नहीं करना जहां पहले से ही रश लगा हो ऑनलाइन वर्किंग का। कोई फनी पोस्ट देखें, कोई ऐसी पोस्ट देखें और उनके जो है मेंबर्स, ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी ग्रुप में चले जाते हैं, फनी ग्रुप में, अब जो जिसने पोस्ट की है ना, उससे हम पूछते हैं कि सर मैं एक ऑनलाइन वर्कर हूँ और ये हूँ और वो हूँ, जिसने पोस्ट किया ना उसे एक दफ़ा इजाज़त ले ले, ताकि वो आपके जो है कमेंट्स रिमूव ना करे। इससे आपको ही फ़ायदा हो कि आपके कमेंट्स जो होते हैं वो रिमूव होने से बच जाएंगे। हमारा ये फ़ायदा होता है कि हमारे कमेंट्स जो है रिमूव होने से बच जाते हैं, ठीक है। तो हम अब ये किया करेंगे कि उनसे पहले इजाज़त ले लिया करेंगे, ताकि वो कमेंट हमारे वैसे ही रहे। उसके बाद दूसरा तरीका है कमेंट पोस्टिंग का। तीसरा तरीका है कि हम अपना प्रोग्राम, अपना जो है प्रोजेक्ट दूसरे को शेयर करें, ऑनलाइन अर्निंग ग्रुप्स को ज्वाइन करके, या किसी भी किस्म के ग्रुप्स को ज्वाइन करके खुद उनको मैसेज करें, ठीक है। ये भी एक तरीका हमारे पास है, और ये वाला तरीका भी बहुत अच्छा तरीका है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। ये 3 तरीके मैंने आप लोगों को बताए, ये भी हम टिक लगा देते हैं। ओके, अर्निंग वर्किंग एंड नॉन वर्किंग कैसे होती है, मैं आप लोग को ये बताता हूँ। देखें, आप लोगों का जो पर्सन के साथ कनेक्शन होता है वो सिर्फ कनेक्शन पर नहीं रहता, वो अर्निंग पर भी होता है। कि आपका जो मेंबर होता है वो जब 30 रिसाइकल करता है, या जब कोई पर्सन ज्वाइन करवाता है, तो उसकी अर्निंग आपको भी आती है, ठीक है। उसकी अर्निंग जब आपको आती है ना, तो वो जो अर्निंग होती है एक तरह से वो, अब देखें, छोड़ दे मेंबर को, छोड़ दे सबकी जान, वर्किंग के 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं और नॉन वर्किंग की आगे 2 एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है। 2 टाइप्स कह लें आप, वर्किंग की 2 टाइप्स होती हैं और नॉन वर्किंग की 2 टाइप्स होती हैं। वर्किंग की कैसे 2 टाइप्स है? वर्किंग की पहली टाइप ऐसे है कि आप टीम मेकिंग करें, टीम मेकिंग का तो सबको ही पता है, ठीक है। दूसरी टाइप क्या है कि आप अपनी टीम को सिखाएं भी, खुद सिखाएं। ये दूसरी टाइप है कि आप अपनी टीम को खुद सिखा रहे हैं। पहली टाइप क्या थी, टीम मेकिंग करें, दूसरी टाइप क्या है, अपनी टीम को सिखाएं। अब नॉन वर्किंग में 2 किस्में भी आती है, ठीक है। एक आती है वर्किंग टीम के साथ, और एक आती है बगैर टीम के। अब जो टीम के साथ आती है वो कैसे आती है कि आपकी टीम है और वो वर्क कर रही है, और आपको उसकी नॉन वर्किंग आएगी। और अब एक टीम के बगैर है, ठीक है। टीम के बगैर एक ऐसा मेंबर होता है जो एक एक्टिव अपलाइनर के डाउन लाइन में जुड़ा होता है, और वो एक्टिव अपलाइनर पे जो वर्किंग हो रही होती है उसकी भी अर्निंग आती है। लेकिन ये एक टाइप की मोहताजी होती है, मैं इसको बिल्कुल भी जो है एग्री नहीं करता, ना मुझे जो है इसका कोई इतना क्रेज है। मैं वर्किंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो हमने इसको भी कर लिया। गला बैठ गया मेरा बोल बोल के, मेरा गला दर्द होना शुरू हो गया, सर भी। अच्छा, अब अगला है हमारे पास टीम मेकिंग इज ईजी और नॉट एंड हाउ टू डू इट। हाउ टू डू इट तो बता दिया, फिर बता दूंगा टीम मेकिंग इज ईजी और नॉट। टीम मेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि ये ईजी है कि नहीं है, ठीक है। टीम मेकिंग सबसे इजी मुझे फॉरसेज पर टीम मेकिंग की अर्निंग लगती है। अब जो यहाँ पर एक मसला है ना, लोग कहते हैं कि हम उन लोगों को जब दिखाते हैं ना, वो कहते हैं कि हमसे टीम नहीं बनती, टीम नहीं बनती, टीम नहीं बनती। तो यार क्यों नहीं बनती? अगर हम बना रहे होते तो आपसे क्यों नहीं बनती? मैं यहाँ पर अपने तीसरे अकाउंट से है वो, और मेरे से जो है ना इस वक्त टीम बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। क्यों नहीं मुश्किल बात? क्योंकि मेरे पास अर्निंग है। अब मसला ये है कि आप लोगों के पास अर्निंग नहीं है। मसला तो यही है ना कि आप लोगों के पास अर्निंग नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो अकाउंट्स हैं, तो आप लोग के पास किस तरह मेंबर जुड़ेंगे? ऐसे जुड़ेंगे। मैंने पता क्या किया था, जब मेरा पहला अकाउंट था ना, मैंने अपने कराया था छोटे भाई को ऐड, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। मैंने अपने कराया था छोटे भाई को ऐड, और पहले अकाउंट पर मुझे $10 की अर्निंग हुई थी, क्योंकि मुझे नॉन वर्किंग आ गई थी अपने अपलाइनर से। पहले मेंबर पर मुझे $10 की अर्निंग हुई थी। तो मैंने ये देखें, अब जो मेंबर है ना, ज़ीरो एक बहुत बुरा धब्बा है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि हमारी फास्ट टीम मेकिंग हो, ठीक है, अगर हमारी फास्ट टीम मेकिंग हो, तो आप अपने से 3500 लगा ले तो हर्ज नहीं होगा। आप अपने से 3500 लगाएं, क्योंकि वो भी आपको वापस ही मिल जाना है। आप अपने से 3500 लगाएं, ठीक है, और वो 3500
आप आगे जाकर, आपको वैसे मेनली जाना है, वो 3500 आपके पास आगे जाकर 35 लाख भी बन सकता है। वो कैसे कि आपके पास मेंबर्स जुड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जीरो के साथ कोई भी नहीं जुड़ता। जीरो को हीरो बनाने वाले भी मेंबर्स होते हैं और जीरो को जीरो ही रहने देने वाले भी मेंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं? ईजी है, आप उसको कहें कि मैं भी जीरो हूँ, आप भी जीरो हो, ठीक है, हम मिलकर कुछ कर लेते हैं, ठीक है। सारा कुछ छोड़ दें, शुरू से आते हैं। इस बारे में बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा इजीली तौर पर समझाती हूँ कि वो बातें हैं थोड़ी प्रोफेशनल। इजी तौर पर कैसे समझा रहा हूँ, देखें। मेरे पास एक पर्सन आया है और मेरा अकाउंट जीरो है, वो मुझे कह रहा है कि आपने क्या अर्न किया है। उसको मैं क्या बताऊंगा? उसको मैं ये बताऊंगा कि देखिए, आप भी जीरो है, मैं भी जीरो हूँ, ठीक है। आप भी जीरो है, मैं भी जीरो हूँ। हम दोनों क्या कर सकते हैं? हम दोनों जब जीरो जीरो मिल सकते हैं, हम अपने साथ एक वन को लगाएंगे और हम 100 बन जाएंगे, ठीक है। आप उसको समझाएं कि आप भी जीरो के साथ, जब आप स्टार्ट करोगे आप भी जीरो होगे। मैंने भी स्टार्ट किया है, मैं भी जीरो ही हूँ, ठीक है। आप उसको ये बात करें कि जब आप स्टार्ट करोगे आप भी तो जीरो ही होगे ना, आपको कौन सा अर्निंग आनी है? आपको कौन सा अर्निंग आनी है? आप भी तो जीरो ही होगे ना। तो आप उसको ऐसे बात करें, तो आप उसको ये समझाएं कि आपने जब जीरो होना है तो आप कैसे करेंगे, आगे कैसे लेकर चलेंगे। आपने भी तो कुछ ना कुछ करना ही है ना, किसी को जोड़ना है, तो क्या करेंगे तब? तो ये चीज़ उसको इफ़ेक्ट करेगी कि हाँ ठीक है, पर्सन सही कह रहे हैं, हमें इससे जुड़ना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं इशू आ रहा है तो सबसे पहले या तो फिर आप नॉन वर्किंग का वेट कर लें कि नॉन वर्किंग $5 की आ गई आपके प्लान से, फिर आपको ये भी एक बेनिफिट मिल जाएगा कि मैंने कोई पर्सन भी नहीं ज्वाइन करा है, फिर भी मुझे अर्निंग आई, ठीक है। अगर फिर भी नहीं तो आप खुद से पैसे लगा सकते हैं। 3500 लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपना एक अकाउंट खुद से अपने अंडर ज्वाइन करवा लें, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा कि आपको मेंबर्स जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपने कुछ कमाया तो नहीं, मैंने आपने कहना है कि मैंने $10 कमाया और मुझे मिल भी गए हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह कुछ भी नहीं कहना। तो बाकी टीम मेकिंग बहुत ही ईज़ी है, अगर हम करने पर आएँ तो टीम मेकिंग बहुत ज़्यादा ईज़ी है। मैं आपको पीछे बताता रहूँ कहाँ-कहाँ से करनी है और कैसे-कैसे करनी है, लेकिन टीम मेकिंग सबसे ईज़ी है यहाँ पर अर्निंग करने का, और सबसे एफ़िशिएंट मेथड है हमारे पास फॉरसेज में अर्निंग करने का, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा तो आप लोग मुझसे जो है, अच्छा एंड पे, हाँ, अगर मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा तो इसके लिए बहुत सारी माज़रत, ठीक है। मैं एक दफ़ा वीडियो के एंड पर आपको एकदम सारे के सारे बिल्कुल एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर दूँगा। आउट ऑफ कंट्री से पर्सन से बात कैसे करें एंड पेमेंट कैसे करवाएं? देखें, बात कैसे करें वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन पेमेंट कैसे करवाएं वो आप ऐसे करवाएं कि आप उसको अपना अकाउंट नंबर, बैंक की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और वो चल भी जाएंगी बाहर। आप अपना मीज़ान बैंक है आपका, उसका, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेमेंट कैसे करवाएं। ये ले, वालिद साहब थे मेरे, ठीक है। उन्होंने मुझे एक, मैंने कहा कि पापा जी मैंने बाहर से पैसे मंगवाने हैं तो मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे कहा कि ये पर्सन को बाहर भेजो और इसको को इसी बैंक अकाउंट पे नंबर भेज दे, पेमेंट भेज दे, मिल जाएगी मुझे, ठीक है। उन्होंने क्या मुझे सेंड किया, अपना नाम सेंड किया, मिर्ज़ा महमूद अहमद। उसके बाद उन्होंने मीज़ान बैंक इछरा लाहौर ब्रांच पूरी की पूरी बताई, ठीक है। मीज़ान बैंक है और लाहौर के जो है एरिया इछरा में है यहाँ पर, ठीक है। अकाउंट नंबर बताया 0285, ठीक है। और उसके बाद आई बैन नंबर भी बताया, आई बैन नंबर ज़रूरी होता है, आई बैन नंबर भी लिख लिया करें। और अब बात करते हैं कि हम किस तरह जो है पर्सन से बात कर सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री वाले पर्सन से। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल जो मैंने पिछले दिनों बात की भी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अकाउंट ही बड़े ज़्यादा है। ये ले जी, मेरे पास ये अकाउंट निकल आया मेरे पास फोर्सेज का, सॉरी फोर्सेज टीम टाइगर्स का। ये देखें, ये तुर्की से पर्सन बिलोंग करता है और इसने मुझे कहा मरहबा फोर्सेज, इसको लगा मेरा नाम फोर्सेज है, जी जी वेलकम तुर्की। इसने मुझे बता दिया कि मैं तुर्की से हूँ। हाँ, डू यू नो इंग्लिश? क्योंकि मुझे इंग्लिश आती है तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर उसने तुर्की से बात की और मैंने भी आगे तुर्की से बात कर दी, तो ये क्या हुआ यहाँ पर? मैंने किस तरह की, मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने यहाँ पर इसका कॉपी किया, आगे जाकर मैंने यहाँ पर खोला ट्रांसलेटर, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। यहाँ पर आया नहीं है, एक मिनट रुकें जरा। ट्रांसलेटर, तुर्की टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये देखें। यहाँ पर मैंने उसका तुर्की का पेस्ट किया और यहाँ पर
उसका इंग्लिश में आ गया, वर्क स्कूल व्हाट डू यू डू। उसने मेरे से पूछा कि आप काम करते हैं या स्कूल जाते हैं, आप क्या करते हैं। मैंने उसको क्या आगे से रिप्लाई किया, आप ये भी देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ से उसका देखूंगा, ये लेंगे, मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और मैंने उसको किया आई वर्क ऑनलाइन, ठीक है। मैंने ये उसको रिप्लाई कर दिया। मैंने ये कैसे किया, ये ले, मैंने यहाँ पर अपनी इंग्लिश लिखी, आई वर्क ऑनलाइन, और ये ले, ये यहाँ पर ये मेरे पास आ गया। ये ऐसे आप बाहर के पर्सन से बात कर सकते हैं। अगला बंदा अगर आपको बता देता है ना कि वो किस से है, तो आप उससे बात कर सकते हैं, इजीली तौर पर कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसे आप गूगल ट्रांसलेटर के जरिए उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने उसको फॉरसेज का इंट्रोडक्शन दिया। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि मैंने फॉरसेज का इंट्रोडक्शन दिया कैसे। तुर्की में उसको फॉरसेज का इंट्रोडक्शन दिया है। ये ले, Forces is an international company and I am Forces member, so you can invest in our company and send it to our bank account. But first tell me how much you want to invest. ये देखिए, उससे मैंने इन्वेस्टमेंट पूछी उसकी। ये देखिए, मैं सारा कुछ बात की इसमें तुर्किश जुबान में, ठीक है। मुझे तो नहीं तुर्किश आती, ठीक है, तो मैंने सारी बात की तुर्किश जुबान में। ऐसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने सवालों की तरफ वापस आते हैं। हमने इसको भी देख लिया कि हम क्या कैसे कर सकते हैं। ओके, अब एनएफटी न्यू पर्सन टीम कैसे बनाए, ये तो हमने मेरे ख्याल से बात कर ली है। न्यू पर्सन ऐसे बनाए कि न्यू पर्सन जो होता है ना, सबसे पहले तो जो न्यू पर्सन, बिल्कुल न्यू पर्सन ज्वाइन होता है, सबसे पहले फॉरसेज की इंट्रो हासिल करे, फिर फॉरसेज के बेसिक्स हासिल करे, फिर फॉरसेज ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज, हलाल और हराम, डीलिंग वगैरह सीखे सारी। सबसे पहला स्टेप होता है डीलिंग सीखना, और डीलिंग में पीछे ये सारे चीज़ें आती हैं। डीलिंग सीखे सबसे पहले, उसके बाद जो है अपने जो अकाउंट है, सबसे पहले डीलिंग सीखे, उसके बाद इंफॉर्मेशन ले, उसके बाद निकल पड़े आगे पर्सन्स की तलाश में कि उसने पर्सन्स कहाँ कहाँ से लाने हैं, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास। ईज़ी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग इसको जो रॉकेट साइंस बनाई हुई है आपने, ईज़ी है यहाँ पर। एनएफटी कैसे मिल रहा है, एनएफटी देखें, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था एक भाई की तरफ से, भाई के द्वारा, हिंदी में कहते हैं ना भाई के द्वारा। अच्छा, हमारे पास एक भाई की तरफ से पूछा गया था एनएफटी कैसे मिल रहा है। अब देखें, सबसे पहले तो एनएफटी 10 तारीख तक हमें मिल रहा है बिल्कुल फ्री। अगर हम फॉरसेज का $10 वाला, यानी कि X3 का सेकंड लेवल एंड X4 का सेकंड लेवल अपडेट कर लेते हैं, अपग्रेड कर लेते हैं, तो हमें फ्री का एनएफटी मिल जाएगा, ठीक है। हमारे साथ हमें फ्री का एनएफटी मिल जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। और अगर मिसाल के तौर पर 10 तारीख गुजर जाती, तो हम कैसे ले सकते हैं, हम यहाँ पर बॉक्सेस बाय कर सकते हैं। यहाँ पर 3 तरीके के बॉक्सेस हैं। एक है हमारे पास कॉमन बॉक्स, जिसमें हमें कॉमन एंड अनकॉमन एनएफटी मिलेगा। उसके बाद आता है हमारे पास उससे अच्छा बॉक्स, जो कि पहला बॉक्स है $50 का, दूसरा बॉक्स है हमारे पास $100 का, और तीसरा बॉक्स है हमारे पास $250 का। दूसरे बॉक्स में हमारे पास अनकॉमन और रेयर मिल रहे हैं, तीसरे में रेयर और एपिक मिल रहे हैं। लेजेंडरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, जिसको मिल गया उसकी किस्मत, ठीक है। अब बॉक्सेस लेने का क्या फ़ायदा है एंड लेने चाहिए या नहीं, देखें, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, और फॉरसेज पर आगे जाकर जिन्होंने काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है और फॉरसेज को बेस बनाना है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लेना चाहिए। उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फॉरसेज पर मैं मशवरा दूँ, अपना मशवरा दूँ आप लोगों को। मैं तो फॉरसेज पर अपनी बात करूँ ना, तो फॉरसेज पर मैं बॉक्सेस को बाय करूँगा, ठीक है, क्योंकि आगे जाकर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, आगे के प्रोजेक्ट्स में भी, ठीक है, आगे के हर चीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। एनएफटी की वैसे ही बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने शुरू हो गई है, तो एनएफटी अपने पास रखना, वो भी एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तो ये बहुत बड़ी बात है आजकल के ज़माने में। आप लोगों के पास एनएफटी है, आप लोग शुक्र मनाएं, ठीक है। यहाँ पर लोग $2-2 बिलियन के एनएफटी यहाँ पर मार्केट में है, और यहाँ पर कोई बाय करने वाला नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, ठीक है। तो शुक्र मनाएं कि आप लोगों के पास एनएफटी सिर्फ मौजूद है, ठीक है। तो एनएफटी की प्राइस थोड़ी नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत से लोग इस एनएफटी के पीछे होंगे। तो आप लोगों ने पहली बात ये है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिन्होंने अपना प्लान देखना होता है कि आगे प्रोजेक्ट्स आने हैं जिनमें इनका यूज़ होना है, तो बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत से बॉक्सेस बाय कर सकते हैं और बहुत से बॉक्सेस ले भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ये देखते हैं कि आप लोगों के पास क्या कहते हैं, नहीं, आप लोगों ने ये काम करना और आप लोगों का पता नहीं है कोई, तो आप लोग ना भी लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये फॉरसेज बॉक्सेस सिर्फ उनके लिए है जो फॉरसेज को बेस बनाना चाहते हैं, जो फॉरसेज से लाखों कमाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप लाखों नहीं कमाना चाहते तो आप ना लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अब
बहुत बड़ी न्यूज़ के बीएनबी स्मार्ट चेन पर एनएफटी। ये देखिए बीएनबी जो है ना, बीएनबी हमारे पास बाइनांस का कॉइन है, और बाइनांस एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टी वर्ल्ड वाइड कंपनी है जो पाकिस्तान के हर कोने में चलती है। और बाइनांस को अब छोटा ना समझे, बाइनांस से अपनी क्रिप्टो करेंसी जब निकाली है ना, तो वो भी इस वक्त $300 पर चल रही है, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने के लिए बीएनबी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाइनांस पर बीएनबी स्मार्ट चेन पर हमारे पास जो एनएफटी आई है ना, दूसरे नंबर पर आई है, वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही, यानी कि जो होता है ना, अब दूसरे नंबर पर क्या मकसद है, हमारे पास बीएनबी स्मार्ट चेन पर जो पहली 10 एनएफटीज है ना, वो ऐसी हैं जिनका आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ है, या बहुत ज़्यादा अभी मालियत रखती हैं, या बहुत ज़्यादा अच्छी एनएफटीज हैं। ठीक है, तो वो उन 10 की लिस्ट में है। और आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी बात हो रही है कि हमारा जो फोर्सेज है वो सेकंड नंबर पर है। हमारे पास जो सेकंड नंबर है ना, वो हमारे फोर्सेज प्यूमा एनएफटी का आता है। हमारे प्यूमा एनएफटी सेकंड नंबर तक पहुंच भी गए हैं, कि आगे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है और बहुत ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट है। तो हमें अगर ये देखा जाए तो हमें इकट्ठे करने चाहिए बॉक्सेस। अगर हम देखा जाए ना, तो हमें ये बॉक्सेस इकट्ठे करने चाहिए। भी मुझे किसी ने कहा था कि अगर जो है हमारे पास, अगर अगर हम देखा जाए तो एनएफटी लेने का कोई फायदा है भी कि नहीं। जिस तरह पिछली बार लॉटरी गई थी, देखिए लॉटरी जब आई थी तो बहुत सारे मेंबर्स को, जिनको लॉटरी निकली थी, डॉलर्स मिले भी थे। ठीक है, डॉलर्स उनको मिले भी थे, और हर पर्सन को मिले थे। ये नहीं था कि किसी को मिले किसी को नहीं मिले, तो हर पर्सन को मिले थे। ठीक है, तो आप लोग ये ना देखें कि जो लॉटरी में जीते थे उनमें से किसी किसी को मिले, जो लॉटरी जीते थे ना उनमें से हर पर्सन को डॉलर्स मिले थे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास जो है बीएनबी के एनएफटी की, कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप फॉर्सेज से लाखों कमाना चाहते हैं ना आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में, तो आप ज़रूर लें, क्योंकि फॉर्सेज एक रुकने वाला प्रोग्राम नहीं है, ये आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो फॉर्सेज पर ज़रूर ये एनएफटीज बाय करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन ख़त्म हुआ। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को कम वक्त में बहुत ज़्यादा समझा सकूं, लेकिन अब भी मैं कम वक्त क्या, मैं 48 मिनट पूरे एक वीडियो को हो गए हैं, कटिंग करके थोड़ी सी कम हो ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लें कि 45 मिनट तक मैं बोलता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आप लोग को सिखाने के लिए। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो कि हर किसी मेम्बर को सुननी चाहिए। तो जिसने नहीं भी सुनी उसको ज़रूर सुनाएं। ठीक है, ताकि वो आगे ये वीडियो शेयर करे और इन्फॉर्मेशन ले सके, और आगे आने वाली जो स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं उनसे भी बच सके, और अपना जो है फॉर्सेज किसी को भी सेंड ना करे, क्योंकि जो सॉरी एनएफटी, फॉर्सेज पर जो एनएफटी है वो किसी को भी सेंड ना करे। अभी फॉर्सेज कोई इसकी प्राइस वगैरह नहीं इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, प्राइस वगैरह से मुराद कि इसकी प्राइस इंट्रोड्यूस होगी, अगर आप लोग खुद लगाना चाहते हैं ना एनएफटी को आगे मार्केट में, तो आप लोग लगा सकते हैं। $300 $400, मेरा खुद का एनएफटी इस वक्त $400 की सॉरी $300 पे लगा हुआ है। मेरा कॉमन एनएफटी है 21 पावर वाला, और मेरा इस वक्त $210 से लेकर मैंने $300 का एनएफटी मैंने अपने मार्केट में लगाया हुआ है। ओपन thieves.io मार्केट है, और वहाँ पर पहले रजिस्टर होना पड़ता है, उसकी भी फीस वगैरह होती है, तो वहाँ पर मैंने अपना एनएफटी लगाया हुआ है। तो इसकी मतलब ये नहीं कि प्राइस नहीं है, बस ये अपने एनएफटी जो है संभाल कर रखें, ताकि आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में आप लोग इस्तेमाल कर सकें। मैंने तो अपने एनएफटी संभाल कर रखे हैं, 2 बॉक्सेस ओपन किए मैंने। ठीक है, और एक एनएफटी मैंने जो है सेल करने के लिए लगा दी है। ठीक है, अब देखें क्या होता है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सबको ये वीडियो मिलती रहे आगे जाकर भी। ठीक है, मोस्ट वेलकम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।